हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का हम लेते हैं। इसका पहला लेक्चर जो है वो बायोट-सवार्ट्स लॉ है। बायोट-सवार्ट्स लॉ पढ़ने से पहले मैं ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स क्या है। मैंने अलग से वो लेक्चर नहीं लिया बिकॉज वो उतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है, और बेसिक लेक्चर जो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का है वो बायोट-सवार्ट्स लॉ है। ठीक है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ये वाला चैप्टर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ट्रैक रखोगे हर किसी लेक्चर का तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। पहले हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ओरिस्टेड कौन था और इसने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। ओरिस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एम उसका एक ही था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। कि हमारे पास अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का आप कंडक्टर लीजिए, उसमें आप करंट को दौड़ाइए, अगर इसमें करंट चलेगी तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। आप एक कॉइल को लीजिए, उसमें करंट को चलाइए तो ये करंट कैरिंग कॉइल बन गई और करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। आप किसी और शेप को कंसीडर कीजिए, कुछ ऐसे ये वाली शेप को कंसीडर कीजिए तो ये फिर से करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। सो एनी कंडक्टर कैरिंग करंट कैन बी कॉल्ड एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की ये खासियत होती है कि ये भी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिस तरह से एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, तो हम जानते हैं कि इस मैग्नेट के सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होगा, बिल्कुल उसी तरह का फील्ड क्रिएट होगा जिस तरह का फील्ड चार्ज के सराउंडिंग में प्रोड्यूस होता है, और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और यहां पे हम उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आगे ये डिस्कस होगा कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इनका मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसका मुझे ओरिस्टेड का कॉन्सेप्ट चाहिए। ओरिस्टेड ने क्या किया, ओरिस्टेड ने कहा दैट कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर आपके पास है, कोई भी करंट कैरिंग वायर, चाहे कॉइल है, चाहे ये रेक्टेंगुलर लूप है, या हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो अगर इन कंडक्टर्स में आप करंट दौड़ाओगे, अगर इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगी, तब इन कंडक्टर्स के साथ हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था जो पहले दिया गया, और ओरिस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव किया कि हाँ इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, हाँ इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा, हाँ इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होगा। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में मैंने पहले कोई भी करंट पास नहीं की, तो पहले कोई करंट पास नहीं की, और यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल को रखा गया जिसको आप कंपास भी बोलते हो। कंपास की ये खासियत होती है कि वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखता है। ये उसकी नीडल है जो अंदर होती है, तो ये हमेशा ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन में रहेगा। मतलब अगर ये अर्थ का नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, जब आप कंपास को यहां लाओगे तब इसका जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहेगा। अगर आप इसको मूव भी करोगे इस साइड में, लेकिन ये फिर से नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आएगा। अगर आप इसको इधर लेके जाओगे ये फिर से टर्न होगा टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि इसकी एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन अर्थ पे क्या होती है, दैट इसकी नीडल जो है ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। ठीक, अब जब नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, इस नीडल को एक ही चीज इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिस्टर्ब कर सकती है, वो है अगर आप इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को या एक मैग्नेट को लाओगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे एक मैग्नेट को खड़ा करूं जिसका मैं ये नॉर्थ पोल मानूंगा और ये साउथ पोल मानूंगा, तब मुझे बिल्कुल लगता है ये नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये इधर चला जाएगा, सपोज ये वाला नॉर्थ, और ये साउथ ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऑब्वियसली ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे, तो ये इधर गया और ये वाला इधर गया, ठीक है ना।
तो इसका मतलब एक मैग्नेटिक नीडल अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिस्टर्ब कब होगी? जब इसकी सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड या एक मैग्नेट को लाया जाएगा। अदरवाइज ये अपने आप को हमेशा कौन सी डायरेक्शन में अलाइन करेगी? अर्थ के या ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन में हमेशा अलाइन करेगी। तो बस यही सारा मामला है ओरिएस्टेड का। इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें, बाकी इसको खींचने की जरूरत नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट इसका है। तो ये कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और ना ही इसका उतना ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। देखो बेटा उसने क्या देखा ओरिएस्टेड में। ओरिएस्टेड ने देखा दैट कि जब मैंने कोई करंट पास नहीं की तो मेरे पास ये मैग्नेटिक नीडल डिस्टर्ब नहीं होगी, ये अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। लेकिन जो ही हमने इसमें करंट दौड़ाई तो मैंने देखा ये अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हुई। तो डिफ्लेक्ट कौन करेगा इसको? बोलो कौन डिफ्लेक्ट करेगा? बोलो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा। क्या इसका मतलब ये है कि जब हमने इस कंडक्टर के थ्रू करंट पास की तो इस कंडक्टर ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसने बिहेव किया एज अ मैग्नेट? यस, इसने बिहेव किया होगा एज अ मैग्नेट और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कॉइल जो है ये डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना। तो एक चीज बिल्कुल पता चली दैट जब भी आप करंट पास करोगे तो इस कंडक्टर के साथ एसोसिएट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेटिक नीडल को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर इस करंट को आप ऑफ करोगे, और इसने यही देखा जब मैंने करंट को ऑफ किया तो मैंने देखा कि ये नीडल अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फिर से अलाइन हुई, मतलब इस टाइम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। उसने कहा कि अगर मैं इसी करंट को रिवर्स करूं तब ये फिर से डिफ्लेक्ट हो जाती है इन द रिवर्स डायरेक्शन। पहले फॉर एग्जांपल ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई थी, अब ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, या पहले ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई उसके बाद ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऑब्वियसली चेंज हुई होगी या ऑब्वियसली अपोजिट हुई होगी। कैसे? सपोज जब आपने पहले करंट को दौड़ाया, कुछ ऐसे करंट आई दौड़ाई, तो ये नॉर्थ पोल इधर की तरफ खींचा, इसका मतलब यहां पे कौन सा पोल इसका बना होगा? साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट, और यहां से फिर नॉर्थ पोल बना होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। तभी ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई होगी, है कि नहीं। अब जब आपने इसी करंट कैरिंग वायर में से करंट दौड़ाई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाई, तो आपने देखा ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई, मतलब आप साउथ पोल इधर से होगा और नॉर्थ पोल इधर से होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको याद होगा या थोड़ा सा पता होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट होता है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये हमें आगे भी पढ़ना है मैग्नेटिज्म में, वो मूव करती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। मुझे गर्ज दूसरी चीज से, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या ड्रॉ करते हैं? हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सेम इज द केस हियर। अगर आपके पास ये मैग्नेट है, इसका यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तब अगर आपको इस पॉइंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं। तब मतलब वो कि जब हमारे पास यहां से नॉर्थ है और यहां से साउथ है, अगर हमारे पास यहां से नॉर्थ है और यहां से साउथ है, तो फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। लेकिन जब आपने करंट को रिवर्स किया, यहां नॉर्थ आया, यहां साउथ आया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो दो चीजें इन एक्सपेरिमेंट से पता चली, दो चीजें। वन, जब भी आप एक करंट कैरिंग वायर लोगे या जब भी आप एक कंडक्टर लोगे और उसमें करंट पास करोगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, जस्ट अ सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद
सेकेंड पॉइंट जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन जो है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि जब आपने यहां से करंट दौड़ाई, इस डायरेक्शन में करंट को पास किया, तो ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। ठीक, इसका मतलब यहां नॉर्थ, यहां साउथ होगा, यहां नॉर्थ होगा। लेकिन जब आपने इसी करंट को रिवर्स किया तो ये मैग्नेटिक नीडल इधर डिफ्लेक्ट हुई, मतलब यहां पे अब साउथ होगा और यहां नॉर्थ होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी जब आपने करंट को अपोजिट किया। और तीसरा पॉइंट एक इसके एक्सपेरिमेंट्स में निकला, इसने कहा जब मैंने ज्यादा करंट कंडक्टर के थ्रू पास की तब मैंने देखा कि डिफ्लेक्शन भी स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? पहले शायद नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई होगी लो करंट पे, जब आपने करंट को बढ़ाया तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुई। मतलब स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि यहां पे स्ट्रॉन्ग साउथ पोल आया होगा जिसने इसको बहुत तेजी से खींचा होगा और ये नीडल बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट हुई होगी, है कि नहीं? और यहां पे स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल आया होगा जिसने साउथ पोल को स्ट्रॉन्गली खींचा होगा। स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल एंड स्ट्रॉन्ग साउथ पोल मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस थी किसकी? ओरिस्टेड की। और ये फेमस एक्सपेरिमेंट्स माने जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, जिसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कॉन्सेप्ट्स स्टडी होना स्टार्ट हुए। क्या एक्सपेरिमेंट्स थे? ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। कौन सी चीजें डिफाइन होगी? 3 चीजें। नंबर 1, करंट कैरिंग वायर में या करंट कैरिंग वायर जो है इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको बुक्स और एक तरीके से भी लिखती है। देखो करंट कब चलेगी? जब चार्ज चलेगा, तो इसका मतलब मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट चलेगी, करंट चलने का दूसरा मतलब क्या है? चार्ज चला है। तो मूविंग चार्ज ने करंट प्रोड्यूस की है, करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। इसलिए हम कंक्लूड करते हैं दैट मूविंग चार्ज इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो वहां पे हुआ उसकी डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, कि वो डायरेक्शन जो है वो किस साइड में करंट जा रही है उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और तीसरा पॉइंट, जो मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या कितना वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो बेसिकली डिपेंड करेगा किस चीज पे? वो डिपेंड करेगा आपने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना पास किया है। तो ओरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे कि ये बिल्कुल सही हेडिंग है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि जब भी आपके पास करंट होगी तो आपके पास जरूरी मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका अपना एक इफेक्ट होगा सराउंडिंग में। हमें वही इफेक्ट्स देखने हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, कहां पे हुआ और कहां पे नहीं हुआ। तो अब वर्ड आया एक चीज, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इससे पहले था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कब? जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास होता है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया दैट एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर, हर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब बायोट एंड सवार्ट आए, इन्होंने इसी मैग्नेटिक फील्ड को, बायोट और सवार्ट 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने इसी मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना चाहा। ठीक है ना? तो ये क्या देगा हमें? बायोट सवार्ट्स लॉ, ये एक लॉ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड फैक्ट्स है जो हम बायोट और सवार्ट से सुनेंगे कि इन्होंने क्या कहा। ठीक है? तो बायोट सवार्ट लॉ क्या देगा? ओरिस्टेड ने कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है, किसी भी शेप की करंट कैरिंग वायर, वो प्रोड्यूस करेगी, वो सोर्स होगी मैग्नेटिक फील्ड का, या मूविंग चार्ज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बायोट और सवार्ट जो है ये हमें वही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देंगे कि कौन सी शेप कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। बायोट सवार्ट्स लॉ को डिफाइन करने के लिए हम क्या लेंगे? हम किसी आर्बिट्री शेप का कंडक्टर लेंगे। ना हम स्ट्रेट लेंगे, ना सर्कुलर लेंगे, ना रेक्टेंगुलर लेंगे, ना किसी और शेप का लेंगे। हम एक आर्बिट्री शेपेड कंडक्टर लेंगे। एक आर्बिट्री शेपेड कंडक्टर XY है, कोई भी शेप का कंडक्टर XY है।
और इसमें हम करंट दौड़ा रहे हैं I। तो ये क्या बन गया? करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया ये, या करंट कैरिंग वायर बन गई। स्ट्रेट नहीं है, कोई भी आर्बिट्री शेप की है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करना होगा तो हमारे पास एक सेट प्रोसीजर है। सेट प्रोसीजर है, जब भी आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ यूज करना होगा तो सेट प्रोसीजर ये है कि आप इस सारे कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। इतने छोटे पार्ट्स कि उन पार्ट्स की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगी, मतलब बहुत छोटे पार्ट्स होंगे। बहुत छोटे पार्ट्स का मतलब ये है कि उनकी लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। इसलिए हम उस लेंथ को डिनोट किससे करेंगे? dl से, क्योंकि आपको याद होगा ये डी तब यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई भी क्वांटिटी टेंड करेगी किसको? 0 को। वो क्वांटिटी इतनी छोटी होगी कि उसको अप्रोक्सीमेटली माना जाए कि ये 0 के बराबर है। इसी सेट प्रोसीजर ये है बायोट-सैवर्ट्स लॉ का कि जब भी आपको ये लॉ यूज करना होगा तो आप सबसे पहले इस कंडक्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इतने छोटे पार्ट्स कि उनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होंगी। इन पार्ट्स को करंट एलिमेंट का नाम दिया जाता है। सपोज आई डिवाइड दिस होल कंडक्टर इनटू स्मॉल पार्ट्स। मैंने सारे कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। ये छोटे तो नहीं है, ये बहुत बड़े हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो ये हर कोई पार्ट जो है ये एक करंट एलिमेंट को डिफाइन करेगा। व्हाट इज द करंट एलिमेंट? करंट एलिमेंट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिडर करते हो, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे पार्ट को हम करंट एलिमेंट का नाम देते हैं, ठीक। तो पहला प्रोसीजर ये है, जब भी आप इसको यूज करोगे तो जो भी आपको कंडक्टर दिया जाएगा उस कंडक्टर को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे और हर किसी पार्ट का नाम क्या होगा? करंट एलिमेंट नाम होगा। उसके बाद आप इन करंट एलिमेंट्स में से किसी भी आर्बिट्री करंट एलिमेंट को चूज करोगे। वो आपकी मर्जी होगी कि आप किसको चूज करना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे किसी को चूज करूंगा। ये मैंने करंट एलिमेंट चूज किया, इसको मैं थोड़ा सा मोटा बनाऊंगा। ये मैंने करंट एलिमेंट चूज किया, ठीक। मुझे पूछा गया बोलो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या किसी जगह पे, इस पॉइंट पे बोलो, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी। मुझे ये बोला गया व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मतलब इस पॉइंट P पे इस सारे कंडक्टर XY की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो अब सोचने वाली बात है, करंट I फ्लो हो रही है तो ये सारे करंट एलिमेंट्स किस में ज्वाइनेड है? ये सीरीज में ज्वाइनेड है कि नहीं? ये सीरीज में ज्वाइनेड है। जितनी करंट यहां से पास होगी उतनी यहां से पास होगी, उतनी यहां से पास होगी, तो सब करंट एलिमेंट्स के थ्रू सेम करंट पास होगी, है ना। तो हर कोई करंट एलिमेंट जो है वो एक मैग्नेट का काम करेगी, क्योंकि अभी हमने क्या देखा? एवरी करंट कैरिंग वायर इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हर कोई छोटा एलिमेंट जो आप देख रहे हो इन सब में करंट पास हो रही है। इसका मतलब ये हर कोई छोटा एलिमेंट एक मैग्नेट का काम कर रहा है। हर किसी मैग्नेट का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। हर किसी एलिमेंट का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा और हर कोई एलिमेंट इस पॉइंट P पे अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका इफेक्ट यहां पे होगा। हमें वही देखना है कि इस पूरे कंडक्टर XY की वजह से इस पॉइंट P पे कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जमा होगा, कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्युमुलेट होगा। और उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया कौन सा लॉ? बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जिसमें मैंने कहा कि हमारे पास एक सेट प्रोसीजर है कि जब भी आप इस लॉ को यूज करोगे तब आप सबसे पहले कंडक्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। इतने छोटे पार्ट्स कि उनकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होनी चाहिए और उन पार्ट्स का यहां पे अलग एक नाम दिया गया है जिसका नाम है करंट एलिमेंट। और डिफाइन कैसे होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर का
छोटा पार्ट एक करंट एलिमेंट कहलाता है। और अब मुझे पॉइंट P दिया गया और इस पॉइंट P पे मुझे चाहिए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है यहां पे, तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताता है दूसरा स्टेप क्या होगा। आप इस करंट एलिमेंट से एक लाइन ड्रॉ करो यहां तक, ठीक है, कहां तक, जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है उस पॉइंट तक आप एक लाइन ड्रॉ करो। चलो यहां से पॉइंट लेता हूं किसी और लेता, ये ऐसे, ये मैंने पॉइंट लिया है P, यहां पे मुझे कैलकुलेट करना है और बायोट-सैवर्ट्स लॉ बताता है, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ये मेरे पास करंट एलिमेंट है। तो दूसरा सेट प्रोसीजर है कि जब आपने करंट एलिमेंट को डिफाइन किया उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो उस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट तक जहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे कुछ भी, जो आपकी मर्जी है, हम आर डिस्टेंस नाम रखेंगे, ठीक है। तो आर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम करंट एलिमेंट डीएल करंट एलिमेंट से पॉइंट P तक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। और ये ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा यहां पे, सो इस एंगल को हम थीटा नाम देंगे, कुछ ऐसे, इस एंगल को हम थीटा नाम देंगे। आप थोड़ा सा इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको थोड़ा सा समझ आएगा ये दैट मैंने क्या किया। हाँ, इस एंगल को हमने थीटा नाम दिया, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, और ये पॉइंट P है। अब बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन ये होगा कि सर ने यहां पे ही थीटा डिफाइन क्यों किया, यहां से थीटा डिफाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे भी तो एंगल बन रहा है। हाँ, ये करंट एलिमेंट जो है, ये करंट एलिमेंट जो डीएल हमने चूज किया बेटा, हम इसको यहां पे एक वेक्टर की नजर से देखेंगे। मतलब एज पर बायोट-सैवर्ट्स लॉ ये करंट एलिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी पे ट्रीट करने का क्या मतलब है, मतलब इसके पास दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सर मैग्नीट्यूड तो हमें समझ आता है डीएल है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन, जहां से करंट चलेगी वहीं से इसके डायरेक्शन को कंसीडर किया जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड डीएल नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड आई इंटू डीएल होगा। याद रहे, हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ में डीएल जो है करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट जो है इसको हम ट्रीट करेंगे, इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड इसका लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई डीएल, करंट जो पास हो रही है मल्टीप्लाइड बाई डीएल, और इसकी डायरेक्शन दी जाएगी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम एज आई, सेम एज आई। तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम बायोट-सैवर्ट्स पहले डिवाइड करो स्मॉल पार्ट्स में, उसकी बहुत छोटी लेंथ होनी चाहिए और हर किसी पार्ट को हम करंट एलिमेंट का नाम देंगे। लेकिन अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि करंट एलिमेंट जो है उसको हम एक वेक्टर ट्रीट करेंगे और उस वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड इसका आइडियल होगा और डायरेक्शन इसकी वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक। अब और एक बात, तो मैं यहां पे था कि सर आपने यहां से एंगल डिफाइन क्यों किया, यहां से डिफाइन क्यों नहीं किया। हाँ, मैं समझाना चाहता हूं, ये जब आप यहां पे एक करंट एलिमेंट लोगे, ये आपने करंट एलिमेंट लिया और इसमें करंट ऊपर की तरफ दौड़ा रहे हो, ये करंट आप ऊपर की तरफ दौड़ा रहे हो, ठीक है, ये करंट आ रही है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन होगी किसकी, करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये इस डीएल की डायरेक्शन होगी। आप देखो ये डीएल की डायरेक्शन और ये P है, सपोज ये P है, ठीक है ना। आप जब भी एंगल डिफाइन करोगे, आप जब भी एंगल डिफाइन करोगे, वेक्टर्स में जब भी एंगल डिफाइन किया जाता है तो वो दो टेल्स के बीच में डिफाइन किया जाता है। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये एंगल डिफाइन होगा। नीचे एंगल डिफाइन नहीं होगा, ये हम एंगल डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेल और इसका टेल, इसका टेल और इसका टेल कंबाइन करना है। तो जब भी आप डीएल के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल डिफाइन करोगे तब आपको देखना है दैट कि करंट की डायरेक्शन कैसे है। देखो अगर करंट ऊपर जा रही है, इसके डायरेक्शन ऊपर है, इसकी इधर है, तो ऊपर एंगल डिफाइन होगा, ये और ये। लेकिन अगर करंट नीचे की तरफ आ रही है, अगर करंट नीचे की तरफ आ रही है तब आपको यहां पे एंगल डिफाइन करना होगा, यहां पे नहीं, यहां पे एंगल डिफाइन करना होगा अगर करंट नीचे की तरफ आ रही है।
अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इस साइड में, अगर नीचे की तरफ आ रही है तो इस साइड में। क्लास 11th में हम पढ़ते हैं दैट जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन किया जाता है तो वो एंगल हमेशा टेल्स के बीच में कंसीडर किया जाता है। आगे थोड़ा सा क्लियर ये होगा, अगर आपको ये समझ नहीं आया ये पॉइंट तो आगे वाले लेक्चर्स में पूरा क्लियर होगा। तो हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमने यूज नहीं किया बायोट सैवर्ट्स का, अभी हम ग्राउंड बना रहे हैं इसका, सो दैट कि आप हम इसको इसके बाद इसका लॉ लिखेंगे। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है दैट जब भी आपको बायोट सैवर्ट्स लॉ यूज करना होगा तो आप गिवन कंडक्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसके बाद कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट चूज करोगे करंट एलिमेंट, वहां से पॉइंट पी तक एक लाइन ड्रॉ करोगे और वहां पे थीटा डिफाइन करोगे। तो ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है? द थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट। हाँ, अब आपको समझ आएगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी। डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट कितना एंगल बनाएगा विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी, वही एंगल थीटा होगा। ठीक, हाँ। अब कॉन्सेप्ट देखो, यहां पे जो करंट एलिमेंट आपने लिया, क्या ये छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। कितना छोटा? बहुत ही छोटा। तो आप समझो ये छोटा सा मैग्नेट है। तो ये छोटा सा मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा? वो तो मामूली सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे प्रोड्यूस करेगा उसको हम डिनोट करेंगे डीबी से। सर बी क्या है? बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से। ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो ये स्मॉल करंट एलिमेंट डिफाइन करेगा पॉइंट पी पे, वो हम लिखेंगे डीबी से। सो डीबी क्या है? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा दैट ये डीबी डिपेंड करता है आईडीएल पे। ठीक, डीबी डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा पे। मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं बिकॉज ये लॉ है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। डीबी डायरेक्टली डिपेंड करेगा आईडीएल पे, डीबी डायरेक्टली डिपेंड करेगा साइन थीटा पे, और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू आर स्क्वायर। प्रोसीजर याद रहे, पहले कंडक्टर को डिवाइड करो, उसके बाद कोई भी करंट एलिमेंट ले लो, उससे आप पॉइंट पी तक एक लाइन खींचो, उसको आर नाम दो, वहां पे एंगल डिफाइन करो। ठीक, उसके बाद जो ये स्मॉल करंट एलिमेंट स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉइंट पी पे, वो अकॉर्डिंग टू बायोट सैवर्ट्स लॉ ऐसे वैरी होता है। कैसे? डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, कि जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा। वो आपको समझ आ रहा होगा। जितना आप करंट एलिमेंट बढ़ा लोगे उतना मैग्नेटिक भी बड़ा होगा। ये ट्रीट करेगा एज अ लार्जर मैग्नेट। तो लार्जर मैग्नेट का मतलब है लार्जर मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? तो डीबी इसीलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, मैंने नहीं लिखा, ये बेसिकली हमने देखा है दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल। जितना आपके पास कंडक्टर बड़ा होगा, कंडक्टर बड़ा होगा, कंडक्टर बड़ा होगा, उतना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। आप वो समझ सकते हो दैट अगर मैं यहां पे 2 डीएल्स 3 डीएल्स को कंबाइन करूं, उनका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 डीएल। दूसरा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। इसको पढ़ा जाता है साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं? साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ थीटा, थीटा इज व्हाट? एंगल। साइन ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी। और अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करेगा पॉइंट पी कहां पे आपने रखा, उस पर डिपेंड करेगा। क्या ये इस लोकेशन पे है, क्या ये इस लोकेशन पे है, क्या ये इस लोकेशन पे है? ऑब्वियसली अगर आप इनका मैग्नेटिक फील्ड दोगे, क्योंकि शायद ही इनका मैग्नेटिक फील्ड यहां जाएगा, सपोज शायद ही इनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां जाएगी। लेकिन अगर आप इसी पॉइंट को इधर रखोगे तो चांसेस ज्यादा है इसके मैग्नेटिक फील्ड के वहां पे प्रेजेंट होने के, इसके मैग्नेटिक फील्ड के वहां पे प्रेजेंट होने के। इसका मतलब इसकी लोकेशन भी डिपेंड करेगी कि ये जो आपने पॉइंट लिया है ये किस लोकेशन पे, ये इधर लिया है आपने, इधर लिया है, इधर लिया है, कौन सी लोकेशन पे आपने इस पॉइंट को लिया है।
इसीलिए dB जो है लिखा गया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करंट एलिमेंट, सबटेंडेड बाय द करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट विद द लाइन जॉइनिंग पॉइंट P। और ये वाला फैक्टर तो आप जानते हो कि जितना आप P को नजदीक रखोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जितना आप दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। बेसिकली ये हम खुद कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद इसीलिए बायोट-सैबाट्स लॉ को ये मिला है, dB is directly proportional to this, dB is directly proportional to this, and dB is inversely proportional to this। अदरवाइज बायोट एंड सवार्ट ने ये चीजें एक्सपेरिमेंटली देखी है जो हमारे सामने इंटरप्रेट की गई है, दैट कि ऐसा ऐसा होता है। हम अब खुद ही इसका कंक्लूजन ये निकालते हैं दैट why dB is directly proportional to ideal, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। why dB is directly proportional to sin theta, क्योंकि ऐसा होगा। ठीक है, कि लोकेशन पे डिपेंड करेगा, और आर स्क्वायर। इन तीनों को जब हम कंबाइन करते हैं, dB is directly proportional to ideal magnitude of current element। अगर मैं इसको लिखूं, so dB is directly proportional to magnitude of current element, current element। ठीक है ना, पहला dB is directly proportional to sin of angle, ये आप खुद लिखोगे, sin of angle subtended by, चलो मैं इसको लिख ही देता हूं यहां पे, उसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। सो पहले क्या है, dB is directly proportional to ideal means मैग्नीट्यूड ऑफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट की मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ये पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट में लिखूंगा, सेकेंड पॉइंट इज dB is directly proportional to sin of theta, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल जो सबटेंड करेगा, सबटेंडेड बाय कौन, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट किसके साथ, विथ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P। ठीक, और तीसरा क्या है, dB is inversely proportional to r square। r square है क्या, inversely proportional to square of separation है कि नहीं, square of r, square of separation किस किस के बीच में, between the current element and the point, between the current element and point P। इन तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूंगा, तो जब मैं इनको कंबाइन करूंगा मुझे क्या मिलेगा, dB is directly proportional to ideal sin theta divided by r square। तो मुझे मिलेगा जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी पॉइंट P पे ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट की वजह से, वो होगी I dl sin of theta divided by r square। ये प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट होगी। सो dB is इक्वल टू, कांस्टेंट हम लगाएंगे जब प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट होती है, आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। सो आइडियल sin थीटा ओवर r स्क्वायर। इस कांस्टेंट को रिप्लेस किया जाता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट से, इसको म्यू नॉट पढ़ा जाता है। ये वैसा ही कांस्टेंट है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। अगर आपको याद होगा, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका भी वैसा ही एक नाम है, इसका नाम होता है परमिएबिलिटी, इसका नाम होता है परमिटिविटी, इसका नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं वो एक्सप्लेन करूंगा अभी। फिर आइडियल, फिर साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। देखो बेटा, परमिएबिलिटी क्या होता है, एक मीडियम की परमिएबिलिटी क्या डिफाइन करती है, एक मीडियम कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपस या खुद में अलाउ करेगा।
पास करेगा उतनी ज्यादा उस मीडियम की परमिएबिलिटी होती है। याद है मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा एक मीडियम कितना इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर पास करेगा, मतलब उसका मतलब यह है कि वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को लाउ करता है, ठीक है ना, कितना इजीली अपने अंदर पास करेगा, और उस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली उस मीडियम की परमिएबिलिटी का नाम देंगे। अगर मैं बोलूं कि इस मीडियम की परमिएबिलिटी ज्यादा है तो आपको समझ आना चाहिए दैट ये एक मैग्नेट लविंग मटेरियल है। जैसे आयरन एक मैग्नेट लविंग मटेरियल है, ठीक है ना, वो सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस को पास ही नहीं करता, वो उनको कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर वो दूर दूर भी होंगी वो उनको पास पास लाके फिर अपने अंदर पास अलाउ करता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। मतलब एयर उतना ज्यादा परमेएबल नहीं है, एयर की परमिएबिलिटी कम है, आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अदरवाइज एयर भी पास करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक, आयरन भी पास करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, लेकिन एयर जो है उनको कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। मतलब कंसंट्रेट का मतलब है उनको एक दूसरे के नजदीक लाना फिर अपने अंदर पास करना। देखो जब वो एक दूसरे के नजदीक आएगी तो क्या होगा, आप थोड़ा समझो, ये एयर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आई सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो एयर ने एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास किया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसके बदले यहां पे आयरन ले लोगे, आयरन क्या करेगा, ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बेंड करेगा, इसको बेंड करेगा, इधर से लाएगा, इसको भी बेंड करेगा, इधर से लाएगा, ये ऑलरेडी जा रही है, इनको बेंड करके इधर लाएगा, इनको मतलब ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे खींचता है और अपने अंदर पास करता है। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी उतना ज्यादा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यही चीज बेसिकली डिफाइन करता है परमेबिलिटी को, किस मीडियम के पास कितनी सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है कि वो कितना इजीली अपने अंदर कौन सी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर सके, उससे उनकी परमेबिलिटी का पता चलता है। तो ये लगभग उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह का कॉन्सेप्ट शाबाश आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था, परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे परमेबिलिटी इसको बोलते हैं। सो परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ये एक मीडियम की एबिलिटी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू क्रॉस थ्रू इट, जिसकी वजह से ये अपने अंदर कौन सी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है। और ये डिफाइन करता है परमेबिलिटी ऑफ एयर और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी परमेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बाकी मटेरियल्स की है, स्टील हमारे पास है, आयरन हमारे पास है, जो आप आगे देखोगे मैग्नेटिज्म में। लेकिन यहां पे डिपेंड करेगा ना ऑब्वियसली कि पॉइंट पी पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो यहां पे डिपेंड करेगा कि आपने इसको किस मीडियम में रखा है। क्या आपने उस मीडियम में रखा है कि जो इजीली अलाउ करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, क्या आपने उस मीडियम में रखा है जो इजीली अलाउ नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। एक सिंपल सी एग्जांपल बताऊंगा। मेरे पास एक कॉइन है, सिक्का एक मेरे पास है, और मेरे पास हाथ में एक मैग्नेट है। अगर मैं हवा में इनको रखूं तो ये कॉइन ऑब्वियसली मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब एयर की परमेबिलिटी ठीक है। अब मैंने इसी कॉइन को इस बोर्ड के पीछे रखा, यहां से हाथ डाला, इसके पीछे रखा, वो यहां पे है कॉइन, और मैंने मैग्नेट लिया, ठीक है। तो ये मैग्नेट उस कॉइन को अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है, इस बोर्ड ने वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाउ नहीं की, अपने अंदर पास होने नहीं दिया, इसीलिए जो कॉइन इसके पीछे रखी गई है, हाँ, उसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं हुई। इसका मतलब इस बोर्ड की परमेबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी और एयर की परमेबिलिटी ज्यादा होगी। इस फॉर्म को क्या हम कहते हैं, ये एक प्राइमरी फॉर्म है किसकी, बायोट-सवार्ट्स लॉ की प्राइमरी फॉर्म है। मगर सवाल ये है कि सर हमें तो पूरे कंडक्टर की वजह से कैलकुलेट करना था मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहां पे, आपने तो एक एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट किया। हाँ, पूरे कंडक्टर की वजह से कैलकुलेट करने के लिए मैं 11th क्लास का कैलकुलस मेथड यूज करूंगा।
कि मैं इसी रिलेशन को इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो B हमें मिलेगा। B क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कहां से लेके कहां तक? X से लेके Y तक, जहां से लेके जहां तक ये एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कहां से लेके कहां तक? X से लेके Y तक। म्यू नॉट इंटीग्रेशन म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बायोट-सैबाट्स लॉ की एक फॉर्म है। अभी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आनी बाकी है। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, म्यू नॉट को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वो शायद अगले लेक्चर में होगा। इस लेक्चर में आप इतना टॉपिक याद रखोगे दैट हमें किस तरह से बायोट-सैबाट्स लॉ को यूज करना होगा। तो प्रोसीजर क्या है? सेट प्रोसीजर यही है दैट आप कंडक्टर ले लो, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, उन स्मॉल पार्ट्स को करंट एलिमेंट नाम दो, उस करंट एलिमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी हम ट्रीट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड आइडियल होगा और डायरेक्शन वहीं से होगी जहां से करंट की डायरेक्शन है। फिर थीटा डिफाइन करो, फिर आर डिफाइन करो, फिर हमारे पास ये रिलेशन बनेगी। हमने म्यू नॉट डिफाइन किया, म्यू नॉट को हम और आगे लेके जाएंगे अगले लेक्चर्स में। म्यू नॉट क्या होता है, इसकी वैल्यू फ्री स्पेस में कितनी होती है, आयरन के लिए कितनी है, बाकी मटेरियल्स के लिए कितनी है, और ये हमारे पास एक प्राइमरी रिलेशन है जिसको हम आगे लेके जाएंगे। और आगे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैबाट्स लॉ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। सो व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैबाट्स लॉ? थैंक यू फॉर टुडे।